के अध्याय में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण किया था। उस ज्यामितीय निरूपण में आपके पास में कुछ स्थितियां हैं जो पहले से आप परिचित हैं, जैसे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पे कल उस ज्यामितीय रूप में आप एक स्थिति का अध्ययन कर चुके और वो स्थिति थी कि जब समीकरण निकाय का अद्वितीय। आज हम अन्य स्थितियां जो हैं, जैसे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, उसका अध्ययन करें। कोई हल नहीं है, आज हम अन्य स्थितियों का अध्ययन करें, जिसमें दूसरी स्थिति है कि जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होने का जो अर्थ था वो बातें हो चुकी हैं अपने, आज उसी का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो है समीकरण निकाय है वो 2x प्लस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से 3x प्लस 6y बराबर 12, ये समीकरण युग्म। और इस समीकरण युग्म का आप ज्यामितीय निरूपण करें, यानी आलेख विधि से हल करें इसको। तो आलेख विधि से हल करने की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल वैसी वैसी जो कल आपने अद्वितीय रूप से हल किए थे। जैसे यहाँ पे इस समीकरण नंबर 1 को सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करें, कहने का हुआ कि x और y के कुछ मान ज्ञात किए जाएं। जैसे आप समीकरण नंबर 1 को सारणी रूप में व्यक्त करें समीकरण नंबर 1 से, तो देखिए उस समीकरण नंबर 1 जो था 2x प्लस 3y बराबर 10। और यहाँ तक अपनी बातें हुई थी कि चाहे तो आप यहाँ पे x का मान निकाल सकते हो या y का मान, किसी भी एक का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x का मान ज्ञात किया जाए तो 3y का पक्षांतर करना पड़ेगा। 2x बराबर 10 माइनस 3y। इस प्रकार x का मान ज्ञात करें तो 10 माइनस 3y बटे 2। और इन मानों को सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करें, यानी x और y के कुछ मान ज्ञात किए जाएं। तो देखिए यहाँ पे x और y के जो मान हैं वो ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, उसका जो हल करने का जो तरीका था वो कल काफी विस्तारित रूप से हल किया गया था कि कैसे हल होता है। तो यहाँ तो बराबर जो चिन्ह है उसमें ये जो y जो चर पद है उस चर के मान काल्पनिक मान होते हैं। जैसे कल उदाहरण के तौर पे बातें हुई थी, जैसे यहाँ पे x बराबर 10 माइनस 3y बटे में 2। तो यहाँ पे इस y चर के जो मान है वो काल्पनिक मान, और उन काल्पनिक मानों की बातें हो चुकी थी। जैसे y का मान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार कोई मान रखा जा सकता है, या फिर -1, -2, -3 इस प्रकार कोई मान रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे y का मान 0 ले लिया जाए तो यहाँ पे इसका हल हो जाएगी क्या होगा 10 माइनस 3 गुणा 0 बटे 2। जहाँ पे इस 3 और 0 को पहले हल करना पड़ेगा। 10 माइनस किसी संख्या को 0 से गुणा करें 0 मान प्राप्त हो रहा बटे 2। 10 में से पहले 0 को घटाना पड़ेगा, मान बचा 10 और उसमें 2 का भाग दें तो आपको प्राप्त हो रहा है 5। इस प्रकार y जो था यानी x फिर चर y, यहाँ पे y का मान लिया काल्पनिक मान लिया तो y के कॉलम में इसको पुट अप करिए रखिए और उस समय x का जो मान है वो 5 प्राप्त। इसी प्रकार से y का मान 1 ले तो देखिए यहाँ पे 10 माइनस 3 गुणा 1 बटे में 2। 10 में से 3 गुणा 1 को घटाएं यानी 10 माइनस 3 बटे 2। 10 में से 3 घटाने पर 7 प्राप्त हो रहे। लेकिन यहाँ पे 7 बटे 2 का जो मान है वो 3 बटे 5 आ रहा है, जो एक पूर्णांक में मान नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो y का मान वो उस एक को लेना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अगला जो मान है वो y का 2 लें तो यहाँ पे देखिए y का मान 2 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2। 10 माइनस 6 बटे 2, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बटे 2 और 4 बटे 2 का हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब आप y का जो मान है वो 2 ले रहे हैं तो x का जो मान मिल रहा है आपको वो 2। इस प्रकार ये बातें कल भी हुई थी कि यहाँ पे देखिए बटे में 2 जो शब्द आ रहा है इसका मतलब y के जो मान आप रखते चल रहे हैं उनमें जरूरी है शर्त है कि 2 का अंतर हो। तो इस प्रकार अगला जो मान है वो कितना होगा 4, जो आपको बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं। और यदि y का मान यहाँ पे 4 रखा जाए तो x का मान देखिए क्या होगा 10 माइनस 3 गुणा 4 बटे 2। यहाँ पे इसको हल करें 10 माइनस 12 बटे 2। 10 में से 12 घटाने का तो हो गया -2, क्योंकि संख्या ऋणात्मक का मान जाता है
बटे 2 और यहाँ पे इसमें का भाग देंगे -1। इस प्रकार y का मान 4 रखने पर x का मान प्राप्त हुआ -1। इसी प्रकार अगला जो मान होगा वो 6 होगा और यदि इस x y का मान 6 रखें तो उस स्थिति में देखिए 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, 10 में से 18 घटाएंगे -8 बचे, -8 में 2 का भाग देंगे तो -4 बार जाए। इस प्रकार x और y के आपको कुछ मान ज्ञात कर रहे हैं। जैसे अभी समीकरण नंबर 1 जो है उसको सारणीबद्ध रूप में व्यक्त किया है, इसी प्रकार समीकरण नंबर जो 2 है उसको सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करना है। अब ये जो x और y के जो मान ज्ञात किए वो एक तरह से वर्ग हो सकता है, बाकी आपको उस x और y मानों को एक सारणीबद्ध रूप में व्यक्त कर लेना है। इसी प्रकार समीकरण नंबर जो 2 है उसको देखिए, समीकरण नंबर 2 जो था उससे x और y के मान ज्ञात करें यानी उसको भी सारणीबद्ध रूप से व्यक्त करें। जैसे 3x + 6y = 12, तो यहाँ भी x और y में से किसी का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे x का मान ज्ञात किया जाए 3x = 12 - 6y, x = 12 - 6y बटे 3 और इन मानों को सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करें तो देख यानी x और y के मान ज्ञात किए जाए, जिसको कहा जा रहा है कि सारणीबद्ध रूप में निरूपित करना। तो यहाँ पे x और y फिर वही बात है, यहाँ जो बराबर जो आपके पास में समीकरण का जो दाएं पक्ष आ रहा है यानी बराबर से आगे की बात है, यहाँ पे y चर, इसलिए y चर के जो मान है वो काल्पनिक मान हो। तो यहाँ पे y का मान 0 रखा जाए तो देखिए y का मान 0 अभी हल करने की जो प्रक्रिया हो चुकी थी, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, 12 में -0 काट तो 12 और 12 में 3 का भाग देंगे तो भाग जा रहा है 4। इसी प्रकार y का मान 1 दें तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 12 में से 6 घटे तो उस स्थिति में बच रहा आपके पास में 6 में 3 का भाग जो हो जा रहा है 2 बार, यानी y का मान 1 लेने पर और उस समय इसका मान आपको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार y का मान 2 रखें तो देखिए यहाँ पे 2 रखने पर 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 में से 12 घटाएं 0 बच रहा, 0 में 3 से भाग दें यानी 0 में किसी संख्या भाग दें तो 0 प्राप्त। इस प्रकार y का मान 3 रखा जाए तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 12 में से 18 को घटाएं तो -6 बचे, जिसमें 3 का भाग देने पर -2 प्राप्त हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को ध्यान रखने योग्य ये है कि यहाँ पे देखिए समीकरण इसके दोनों पक्षों में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए x + 2y = 4। आप इस समीकरण को इस रूप में भी निरूपित करके और फिर x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों समीकरणों के जो है उनके x और y मानों को आपने सारणीबद्ध रूप में व्यक्त कर लिया। अब इन मानों को ग्राफी विधि से हल करें और देखें कि आपके पास में जो समीकरण का जो हल है वो कैसा हल हो रहा है। जैसे अभी ये जो था वो सारणी नंबर 2 थी, ये जो सारणी जो है जिसको मैं यहाँ पे नोट कर दूँ थोड़ा सा ग्राफ रूप में हल करने के लिए। ये जो था वो सारणी नंबर आपके पास में। अब इनका आगे की विधि से यानी ज्यामितीय रूप में निरूपण करें तो कल बात होती है कि ग्राफ पेपर पर जो मोटा खाना बड़ा खाना जो होता है उस ग्राफ पेपर को क्या करते हैं, पहले लगभग 4 भागों में बांटे। इस रेखा की बातें हो चुकी कि ये जो रेखा है इस रेखा का जो नाम था वो तो क्षैतिज रेखा, जिसको दूसरे नाम x अक्ष से पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। इसी प्रकार ये जो रेखा इसको y अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये दोनों के दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं इसको मूल बिंदु कहा जाता है, जिसको 0 से O से निरूपित करते हैं और जिसके निर्देशांक होते हैं 0 से। इसी प्रकार ये x का धनात्मक मान, ये x का ऋणात्मक मान, ये y का यानी y एक्सिस यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस, ये y का धनात्मक मान, ये y का ऋणात्मक मान। रही बात पैमाने की, और पैमाना मानने की कल बातें हो चुकी थी कि ये पैमाना जो है वो इन x और y के मानों पे निर्भर करता है। यदि x और y के मान बड़े होते हैं तो आपको जो बड़ा खाना आ रहा है जिसको 1 सेंटीमीटर के बराबर कहा जाता है उस माप को आपको बढ़ाना पड़ता है, और यदि ये माप आपके पास में छोटे छोटे उस स्थिति में जो है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई कहा जा सकता है। जैसे हर एक बड़ा खाना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इस प्रकार से इनको अंकित करते हुए
ये हर एक बड़ा खाना है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसको 1 इकाई माना गया। जैसे इस प्रकार से, इसी प्रकार इधर x के जो मान है वो माइनस में होंगे, यानी ऋणात्मक मान हर 1 सेंटीमीटर यानी एक बड़ा खाना जो है उसको आप कह सकते हैं इधर। इसी प्रकार y के जो मान है वो धनात्मक मान यानी हर एक बड़ा खाना जो है वो 1 इकाई के बराबर कहा है। और ये इकाई यहाँ पे x और y के मान प्रदर्शित करें कि इनके मान इकाई कोई भी हो, सेंटीमीटर में होंगे, मीटर में होंगे, किलोमीटर में, उसके अनुसार उसका प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार y के जो मान है वो ऋणात्मक मान, अब इन मानों को इस जो काटती दर जो है इन x और y पे आपको निरूपित करने। जैसे अभी सारणी नंबर 1 की बातें करें तो देखिए यहाँ पे x का मान 5 है और y का मान 0 का है। तो x का मान 5 जो धनात्मक है और y का मान 0 है, और इस x के ऊपर सदैव y का मान 0 होता है। तो जो 5 और 0 निर्देशांक है वो इस x पे स्थित है। इसी प्रकार x का मान 2 धनात्मक है, y का मान 2 धनात्मक, तो x का मान 2 धनात्मक, ये y का मान 2 धनात्मक। तो इस 2 और इस 2 के बिल्कुल अकॉर्डिंग चले तो उस समय ये जो दोनों खाने यानी आपके पास में 2 सेंटीमीटर जो जहाँ पे आप मिल रहे हैं ये निर्देशांक जो होगा बिंदु जो वो कहलाएगा 2 वोल्ट। इसी प्रकार -1 और 4 को अंकित किया जाए तो x का मान -1 जो इधर x रेस जहाँ पे दर्शाए गए उधर स्थित है, और y का जो मान 4 है वो धनात्मक। अब उसी तरह से -1 इस खाने सारे और इसकी साइड में चले तो दोनों के दोनों खाने जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वो बिंदु हो गया -1 4। इसी प्रकार -4 और 6 को निरूपित करें तो -4 x का मान, y का मान 6, तो इस -4 की सीध में चलते हुए इस 6 की सीध में चलें और दोनों के दोनों जो खाने वो देखिए आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वो निर्देशांक हो गया -4। अब इन बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाएं तो देखिए यहाँ पे स्केल की सहायता से मिलाएं तो जरूरी है कि सारे के सारे जो बिंदु है वो बिल्कुल एक सम रेखा पे स्थित है। यहाँ पे स्केल का प्रयोग करिए और उनको मिलाएं तो इस प्रकार सभी बिंदुओं को एक सम रेखा पे स्थित हो। और ये जो आलेख जो था वो था 2x + 3y = 10, ताकि ये रहे कि आपने कौन से रेखा कौन से आलेख खींचे, इसलिए इसको निरूपित करना जरूरी। या इसी तरह से समीकरण नंबर 2 जो था 3x + 6y = 12, और इन x और y मानों को इन काटती दरों में निरूपित करें तो देखिए x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 y का मान 0 जो x पे स्थित है, इसके निर्देशांक वे 4 है। इसी प्रकार x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 y का मान 1, उसी तरह से अंकित कर लीजिए 2 1, x का मान 0 y का मान 2। अब ये कह रहा है x का मान 0 तो इस y x के ऊपर x का मान 0 और y का मान 2 दर्शा रहा है, तो ये बिंदु होगा जो 0 और 2 होगा। इसी प्रकार -2 और 3, x का मान -2 y का मान 3, तो इस -2 और 3 की छेद में चलते हुए इस बिंदु को अंकित करें तो यहाँ देखिए -2 और 3। अब इन बिंदुओं को स्केल से मिलाएं तो यहाँ पे देखिए इन बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा होगी वो बिल्कुल रेखा जो है वो दी गई जो रेखा थी उसके समांतर प्राप्त होती है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने का अर्थ हुआ कि अतः समीकरण निकाय का जो हल है वो कोई हल नहीं। इस प्रकार दूसरी जो स्थिति थी कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, उसका जो आलेख द्वारा जिसको निरूपित करें तो ये दोनों के दोनों जो रेखाएं होती वो एक दूसरे के समांतर होती। इस प्रकार तीसरी स्थिति का अध्ययन करें तो तीसरी स्थिति में भी आप उसको सबसे पहले सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करें। सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करने के बाद में यदि उसका ग्राफ भरा जाए, आलेख खींचा जाए तो उस स्थिति में उसका जो आलेख है वो देखिए उसको अभ्यास के तौर पे सिर्फ इतना बताया जाए, जैसे उन बिंदुओं को आप निरूपित करेंगे तो निरूपित करें तो जैसे मान लीजिए आपकी एक समीकरण का जो आलेख है वो इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, तो जरूरी है कि दूसरे समीकरण का आलेख भरेंगे तो वो आलेख भी क्या होगा, यानी सारे जो बिंदु हैं वो इसी रेखा पे स्थित होते हैं। और इस प्रकार दोनों के दोनों जो समीकरणों की रेखाएं हैं
दोनों रेखाएं वो एक जैसी प्राप्त हो रही और उस स्थिति में उसको कहा जाता है समपाती। यानी दोनों समीकरणों की जो रेखाएं वो समपाती हैं और उस समपाती होने का अर्थ होता है कि अतः समीकरण निकाय जो है उसके क्या होंगे, अनेक हल। तो इस प्रकार आलेखीय विधि से उन समीकरणों को हल करने के लिए आपके पास में तीन स्थितियां हैं। उन तीन स्थितियों में पहली स्थिति थी कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, यानी दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी स्थिति थी कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, उस स्थिति में दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कहीं पे प्रतिच्छेद, किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती और उसका अर्थ होता है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। तीसरी स्थिति जो है वो है कि यदि दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं यदि एक दूसरे के ठीक ऊपर से गुजरती हैं, यानी एक दूसरे को ढक रही हैं, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं और उस समय समीकरण निकाय जो होता है उनके अनेक हल होते हैं। इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ज्यामितीय विधि से हल करने की जो प्रक्रिया है वो तीन रूपों में, और उसमें जो अद्वितीय हल की स्थिति होती है वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाए, इसलिए आपको तीनों स्थितियों का अध्ययन करना, जिसके लिए कुछ अभ्यासार्थ कल प्रश्न दिए जाए।